नमस्कार दोस्तों, बोले भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शांता सिंह। ये चुनाव एनडीए बनाम इंडिया का है, जिसमें एनडीए के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इंडिया के सबसे बड़े नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं। एनडीए के रथ को बीजेपी हाँक रही है और इंडिया के रथ को कांग्रेस। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि क्या बीजेपी के लिए उसके सहयोगी बोझ बन गए हैं और दूसरी ओर क्या कांग्रेस अपने सहयोगियों के लिए बोझ बन चुकी है। बोले भारत में इसी सवाल का आज हम विश्लेषण करेंगे। तो पहले बात बीजेपी की ही कर लेते हैं। दोस्तों, बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी बीजेपी के साथ गठबंधन में है, तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की पार्टी, तमिलनाडु में अंबुमणि रामदास की पार्टी से गठबंधन है। ये सारा गठबंधन बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार ले जाने के लिए है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दिख रहा है कि बीजेपी का प्रभाव तो कायम है, लेकिन सहयोगी दलों से कहीं पब्लिक नाराज है तो कहीं सहयोगी दलों की राजनीति बीजेपी के लिए मुसीबत बन रही है। मसलन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को ही ले लीजिए। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और इस नाम पर चुनावी माहौल भी बना रही है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। जाहिर है कि 80% से ज्यादा हिंदू वोटों को लामबंद करने के लिए बीजेपी ये दाव खेल रही है। कांग्रेस विपक्षी पार्टी है। जिस टीडीपी से बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में गठबंधन किया है और जिसके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा जा रहा है, उस टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्षधर हैं। 28 अप्रैल को नायडू ने एक्स पर अपना एक वीडियो डाला, जिसमें वो मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का वादा कर रहे हैं। अब ये सवाल बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब बन गया है। हालांकि 30 अप्रैल को जब बीजेपी टीडीपी जनसेना का संयुक्त घोषणा पत्र आया तो उसमें मुस्लिम आरक्षण का जिक्र नहीं था। खास बात है कि यहाँ नायडू खुद मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी नायडू ने मुस्लिम आरक्षण वाली अपनी बात से इनकार नहीं किया है। आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोटिंग होनी है और 7 मई को वहां प्रधानमंत्री मोदी और नायडू संयुक्त रैली भी कर चुके हैं। కొన్ని స్పష్టంగా మన ఉద్యోగాలు 4%, yes they are deserving, will protect, there is no second thought. ఎందుకు ఈ రోజు ముస్లిమ్స్ లో కూడా పేదరికం ఎక్కువ ఉంది, ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, రాజకీయంగా ఎరగబడి ఉన్నారు, వాళ్ళకి చేయూత ఇవ్వడం మన బాధ్యత, అది ఇస్తాం। अब बिहार में लौटते हैं तो नीतीश कुमार अब बीजेपी के लिए पहले की तरह फायदेमंद नहीं दिखते। बार बार पलटी मार पॉलिटिक्स के कारण उनकी छवि ऐसी हो गई है कि जो नीतीश कुमार एक वक्त सुशासन कुमार कहलाते थे, आज उनको पलटासन कुमार कहा जाने लगा है। लेकिन पेच आगे भी है। चाहे नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा, ये सभी लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। बीजेपी जहां जातिगत जनगणना की नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वहां उसके सहयोगी उसका सिर दर्द बढ़ा रहे हैं। जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने तो ये कह दिया कि वो राम राज्य नहीं बल्कि अशोक राज्य के पक्षधर हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि कोई क्या सोचता है, लेकिन ये सब कुछ बीजेपी के लिए दुविधा और मुश्किल की स्थिति पैदा करते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में देखिए, 2019 में बीजेपी चाहती थी कि उसका मुख्यमंत्री बने। उसका चाहना स्वाभाविक था, क्योंकि वो वैसे भी प्रदेश की नंबर 1 पार्टी थी और विजेता गठबंधन यानी कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन में भी नंबर 1 थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने गच्चा दे दिया और विरोधी विचारधारा की कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री बन गए। 2.5 साल में उद्धव की पार्टी को तोड़कर बीजेपी ने सरकार पलट दी, लेकिन मुख्यमंत्री उसका नहीं बना। मुख्यमंत्री शिवसेना तोड़कर आए एकनाथ शिंदे बने। उसके 1 साल बाद शरद पवार की पार्टी को तोड़कर अजीत पवार भी बीजेपी के साथ आ गए और उप मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस पहले से उप मुख्यमंत्री थे। अब देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जिस अजीत पवार और एनसीपी के दूसरे नेताओं के भ्रष्टाचार को उछालते रहते थे, उसी अजीत पवार और उनके बाकी मंत्रियों के लिए वित्त, चिकित्सा, शिक्षा
और खाद्य आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हें छोड़ने पड़े। अब आलम यह है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 106 विधायक हैं, फिर भी फडणवीस समेत उसके कुल 10 मंत्री ही हैं, जबकि 40 विधायकों वाले शिंदे धड़े ने भी अपने 10 मंत्री बनवा लिए और अजीत पवार के 9 मंत्री हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में सरकार की नकेल जरूर अपने हाथों में रख ली, लेकिन ये सब तो पर्दे के पीछे की बातें हैं। पता नहीं क्यों बीजेपी शिंदे और अजीत पवार का बोझ ढो रही है, जबकि चुनाव में वो दोनों पार्टियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही अपना चुनावी बेड़ा पार लगाना चाहती हैं। अरे हाँ, कर्नाटक में बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस से हाथ मिलाया। बीजेपी को लगा कि जेडीएस को 3 सीटें देकर वो दक्षिण का अपना किला मजबूत कर लेगी, लेकिन यहाँ बीच नदी में जेडीएस गले में बंधा एक भारी भरकम पत्थर बन गया है। देवेगौड़ा के बेटे रेवन्ना और पोते प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील कारनामे बीजेपी के लिए मुसीबतों का बोझ बन गए। अब बीजेपी की मुश्किल ये है कि बीच चुनाव में बीजेपी देवेगौड़ा की पार्टी के पापों से कैसे छुटकारा पाए। शायद बीजेपी चुनाव से पहले भांप नहीं पाई कि जेडीएस उसके लिए सहायक नहीं बल्कि घातक बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की अपनी ताकत तो मजबूत है, लेकिन सहयोगियों की कमजोरी उसकी ताकत में सेंध लगा रही है। अब विपक्षी खेमे की ओर देखिए, यहाँ मामला थोड़ा उल्टा है। यहाँ कांग्रेस अपने ही सहयोगियों पर बोझ बन गई है। बिहार में ही देखिए, वो आरजेडी के कंधे पर लदी हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यही हाल था। आरजेडी ने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी और उसमें कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। अगर कांग्रेस ने 35 सीटें भी जीत ली होती तो नीतीश कुमार की सरकार चली गई होती। इसी तरह यूपी में भी कांग्रेस का यही हाल है। यूपी में आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग रहे थे। समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें। पिछले लोकसभा चुनाव में एक रायबरेली सीट ही थी जिसे कांग्रेस ने जीता था। जिस अमेठी से राहुल हारे थे वहां वो दोबारा नहीं गए, बगल की रायबरेली सीट से लड़ने चले गए। उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस अपने नेताओं से ज्यादा समाजवादी पार्टी के समर्थन के दम पर लड़ रही है और हाँ, शायद इस उम्मीद पर लड़ रही है कि अगर बीजेपी से लोगों को कोई नाराजगी हो तो उसका फायदा वो उठा लेगी। यानी कांग्रेस का अपना कोई आधार नहीं दिखता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ इसी तालमेल के खेल ने उसकी पार्टी के कई नेताओं को बीजेपी में धकेल दिया। वैसे देखा जाए तो आज भी बीजेपी के सामने राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस जिस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है उस इंडिया गठबंधन में पश्चिम बंगाल में 3 खेमे हैं। एक खेमा कांग्रेस का, दूसरा खेमा लेफ्ट फ्रंट का और ये दोनों खेमे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इनके सामने तीसरा खेमा ममता बनर्जी की टीएमसी का है। वहीं कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और 5 साल तक लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी लोगों से अपील कर रहे हैं कि भले ही बीजेपी को वोट दे देना, लेकिन टीएमसी को मत देना। जब कांग्रेस के पास ऐसे नेता होंगे तो उसे दुश्मनों की क्या जरूरत होगी। सहयोगी दल भी कांग्रेस की ताकत, हैसियत और उसकी लड़ने में असमर्थता को जानते हैं। वो इसलिए जानते हैं क्योंकि 2014 से 2023 के बीच 60 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 46 चुनाव हार चुकी है। वो इसलिए भी जानते हैं क्योंकि पिछले 13 सालों में कांग्रेस किसी राज्य में अगर सत्ता में आई भी तो उसे दोबारा बरकरार नहीं रख पाई। यानी कांग्रेस के साथ एंटी इनकम्बेंसी ही चलती है, प्रो इनकम्बेंसी तो बीते जमाने की बात हो गई है। अब ऐसी कांग्रेस जो खुद अपनी मदद नहीं कर पाती, वो भला सहयोगियों की मदद कैसे करेगी। बोले भारत के आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।